हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 12वीं के यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत के अंतर्गत विद्युत आवेश और क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव को करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। द्वि यानी क्या होता है दोस्तों? दो। द्वि यानी क्या होता है? दो ध्रुव, यानी कि दो ध्रुवों से मिलकर जो निकाय बनेगा हम उसे क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए कैसे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा जो है माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों आवेश विजातीय आवेश हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। हम जानते हैं कि विजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये जो आवेश हैं प्लस और माइनस क्यू, ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर है? अल्प दूरी पर। तो हम इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? लेकिन दोस्तों ये होना चाहिए कि ये जो दोनों आवेश हमने लिए हैं समान परिमाण के होना चाहिए। मतलब ये हमने +5 आवेश का लिया है तो ये भी हमें 5 माइनस का लेना चाहिए। दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम परिभाषा क्या बना सकते हैं इसकी कि हमने क्या देखा कि दो आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होना चाहिए? अल्प दूरी। इनके बीच की दूरी बहुत कम होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव की हम परिभाषा लिखते हैं अल्प दूरी पर स्थित दूरी पर स्थित दो, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है द्वि यानी क्या होता है? दो समान परिमाण के विजातीय आवेश। विजातीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक हमने प्लस लिया और एक माइनस लिया है। विजातीय आवेशों कर देते हैं। आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों दो ध्रुवों से मिलकर जो निकाय बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। द्वि यानी क्या होता है? दो ध्रुवों से मिलकर जो निकाय बना है, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी है? अल्प दूरी है। और दोनों कौन से हैं? समान परिमाण के हैं। तो समान परिमाण, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण के दो विजातीय आवेशों के निकाय को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बोल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या बोल सकते हैं हम? द्विध्रुव लंबाई। अब दोस्तों ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के जो बीच की दूरी है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? द्विध्रुव लंबाई। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव लंबाई और दोनों ध्रुवों और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो मिलाने वाली रेखा है, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होती है? हमेशा 2a होती है। कितनी होती है? 2a होती है। और जो दो ध्रुवों को मिला रही है उसको बोलेंगे द्विध्रुव अक्ष, और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? द्विध्रुव
लंबाई, द्विध्रुव लंबाई बोल सकते हैं। तो इन दोनों ध्रुवों द्वारा जो उत्पन्न होगा, इन दोनों ध्रुवों के द्वारा जो विद्युत द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? द्विध्रुव क्षेत्र कह सकते हैं। मतलब इन दोनों आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं? द्विध्रुव क्षेत्र कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्विध्रुव क्षेत्र कह सकते हैं। मतलब दो ध्रुवों से मिलकर एक निकाय बनता है जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, और इनसे जो उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव क्षेत्र कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या देखा, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 2a। अभी हमने क्या देखा कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब दोस्तों हमारे पास समान परिमाण के दो आवेश हैं, एक +5 और एक -5 माइनस कूलाम का ना, तो दोनों समान परिमाण के हैं। तो हम किसी एक आवेश को ले लें और उसमें से, मतलब दोनों आवेश में से हम किसी एक आवेश को लें, ये लें चाहे ये लें, और हम उनके बीच की दूरी का गुणा कर दें। मतलब उस दोनों में से किसी आवेश को लें और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? P बराबर, P किससे दर्शाते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव को? तो P बराबर क्या हो सकता है? मान लेते हैं इन दोनों आवेशों में से किसी एक का आवेश क्या है? Q है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो इनका जो भी गुणनफल आएगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर कितना हो जाएगा? 2qa। तो अब हम परिभाषा कैसे बनाते हैं देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की किसी आवेश वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव लंबाई बाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम इसकी एक और परिभाषा बना सकते हैं कि दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक +q है और एक -q आवेश। +q आवेश और -q आवेश मिलकर क्या निर्माण करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब हम बोल सकते हैं कि इनमें से किसी एक का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल आएगा वो कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं अपने से। क्या बोल सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक का आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल आएगा उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो दोस्तों अब इसका हम देखते हैं मात्रक। तो मात्रक देख लेते हैं। मात्रक दोस्तों, यहाँ पे हमने दोनों आवेशों में से किसी एक का आवेश लिए हैं, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही पद्धति में लेते हैं हम पहले। आवेश का मात्रक होता है
कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। अब हमने दोनों आवेशों के बीच की दूरी ली है, तो हम दोनों आवेशों की दूरी को मीटर में मापते हैं, तो क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि दोनों का क्या है? गुणा है, तो इन दोनों का भी क्या होगा? गुणा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। तो हम इसका संकेत क्या लिख सकते हैं? cm, क्योंकि कूलाम को हम बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, कैपिटल से, तो cm। तो कूलाम क्यों आया? क्योंकि आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। और मीटर क्यों आया? क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। अब हम निकालते हैं बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा? P बराबर क्या है? 2QA है। अब हम यहाँ पे 2 तो एक विमाहीन राशि मान सकते हैं ना, तो मान लेते हैं इस Q यानी आवेश का जो बीमीय सूत्र है वो क्या होता है? आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? AT होता है। क्या होता है? AT। A यानी होता है एम्पियर, T यानी समय। और दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है, दोनों आवेश के बीच की दूरी को हमने काहे में ली? मीटर में। मतलब लंबाई, दोनों आवेशों के बीच की लंबाई को हम काहे से लेते हैं? L से। तो अब इसका हम क्या बना सकते हैं? LTA बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? LTA। तो अब इसमें m नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? M0 LTA। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा बीमीय सूत्र क्या हो गया? M0 LTA। L होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, T यानी समय, A यानी आवेश का मात्रक, धारा या एम्पियर बोल सकते हैं। एम्पियर में नापते हैं क्योंकि, है ना, धारा को। तो इस तरह से हमने क्या निकाले? बीमीय सूत्र। अब हम देखते हैं प्रकृति। दोस्तों यह एक सदिश राशि है। यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो अब दोस्तों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि दो आवेश, दोनों यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक का आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की लंबाई, जो लंबाई का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर क्या होता है? 2QA होता है। तो मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। बीमीय सूत्र M0 LTA। और प्रकृति क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि। अब हम दोस्तों अक्षीय स्थिति करते हैं, क्योंकि इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो दो प्रकार से ज्ञात करते हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। तो हम इस वीडियो में अक्षीय स्थिति तक करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं अक्षीय स्थिति। तो दोस्तों इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव मानते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। दोस्तों मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा और लिखते भी जाऊंगा, तो देखिए कैसे करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव हम समझ गए क्या? जब दो आवेश अल्प दूरी पर होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनसे मतलब +Q और -Q आवेश से मिलकर एक निकाय बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो हम मान लेते हैं, माना हमारे पास एक ये A और ये B है। हमारे पास A और B एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि दोनों द्विध्रुव के बीच की, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? 2A होती है। तो हम लिख लेते हैं पहले इसको। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q व -Q आवेशों से
मिलकर बना है। मान लीजिए कि हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब दोस्तों तथा जिनके बीच की दूरी जिनके बीच की दूरी क्या है 2a है। मान लेते हैं कि इन दोनों मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 2a है। अब मान लेते हैं अक्षीय स्थिति क्या होती है, पहले तो बता दे रहा हूं मैं कि इसके अक्ष से तो इसका मध्य बिंदु मान लो क्या है O है। अब इसके मध्य बिंदु से मान लो यहाँ कहीं P है, ठीक है, यहाँ कहीं क्या है P है। मान लेते हैं यहाँ कहीं P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर ले लेते हैं r दूरी पर। कितनी दूरी पर r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, इसके अक्ष से बढ़ाए गए। तो मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, इस पर हमें क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं। इस प्लस क्यू के कारण मतलब इसके कारण इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और इस माइनस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या गणना करना हमें, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। हमें इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए दोस्तों अब इसके अक्ष से बढ़ाए गए तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी तीव्रता उत्पन्न होगी। क्या तीव्रता होगी इस प्लस क्यू आवेश के कारण E1। इस माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी तीव्रता क्या होगी E2 होगी। इसके बीच में हमें क्या मिलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। अब यहां पे हम देख सकते हैं आगे हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं। इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E1। इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E2। अब देखते हैं बिंदु A पर स्थित कौन सा आवेश है, A पर कौन सा आवेश स्थित है प्लस क्यू। तो प्लस A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न जो हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1 है। E1 तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाल चुके हैं, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अब देखिए दोस्तों इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी तीव्रता क्या है E1 है। तो यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई AP² हो जाएगा। अब देखिए अब इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर P है। तो यहां पे हम देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये O बिंदु है और ये बिंदु P है जिसकी टोटल दूरी कितनी है R दूरी है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई R। अब इसके बीच में एक बिंदु क्या है A है और अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है A है। क्यों, क्योंकि दोनों ध्रुव मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है 2a है।
तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। तो अब देखिए हमें यदि टोटल दूरी निकालना तो ओ पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस क्या लिख सकते हैं, ए ओ लिख सकते हैं। अब हमें इस ओ ए का मान पता है, ओ पी का मान भी पता है। ओ पी का मान कितना है, आर है, पी ए का मान हमें ज्ञात करना है। मतलब देखिए ना, हमें ए पी का मान ज्ञात करना है प्लस ओ ए का मान कितना, इसका हम पक्षांतर करेंगे तो आर माइनस क्या हो जाएगा, ए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, आर माइनस ए। कहाँ से आया, यहाँ से ऐसा आया। तो दोस्तों आर माइनस ए कैसे आया, यह ऐसे आया। अब देखिए हम मान रखते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए पी का मान आर माइनस ए पूरी की घात कितनी है, 2 है। यह हमारा समीकरण क्या हो गया, 1। यहाँ पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण इसकी तीव्रता E1 थी। E1 का मान कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर। आर माइनस ए कैसे आया, मैंने ये बता दिया आपको। अब हम निकालते हैं किसके कारण, इस बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी तीव्रता क्या होगी, E2। तो लिखते हैं सेम बिंदु बी पर स्थित कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान लेते हैं E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे क्या हो जाएगा, क्यू बटे। अभी यहाँ पे दिशा आती तो दिशा किस दिशा से है बताइए आप। हम लिख सकते हैं ए से पी, मतलब ए से पी दिशा के अनुदिश है वो, हमने ये लगा दिए ए पी वैक्टर ए से पी की दिशा में है के अनुदिश। अब इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर स्थित कौन सा आवेश है, माइनस क्यू आवेश, इसके कारण तीव्रता क्या है, E2 है। अब आप यहाँ देखिए बी से तीव्रता ऐसे दर्शा रहा है हम तीर से, तो क्या होगी, पी से बी स्क्वायर होगी। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बी पी स्क्वायर। तो दिशा क्या दर्शाएंगे, पी बी वेक्टर क्या दर्शाएंगे, पी बी वेक्टर के अनुदिश। तो इस तरह से हमने E2 का मान निकाल लिया। अब दोस्तों अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से। ये मान लो बिंदु बी है, ये टोटल दूरी कितनी है यहाँ तक की P, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमें नहीं मालूम। इसका मध्य बिंदु कितना है O, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, ठीक है। O से लेके कितनी P तक की दूरी कितनी है, R है। अब आप बजाइए O से लेके B तक की दूरी कितनी है, A है। तो हमें यदि टोटल दूरी निकालना तो क्या लिखेंगे, PB बराबर OP धन क्या लिखेंगे, OB लिखेंगे। PB का मान हमें ज्ञात करना है, तो OP का मान R प्लस क्या हो जाएगा, A। तो मतलब PB की जगह में हम क्या लिखेंगे, PB या BP बराबर हो जाएगा R प्लस A आएगा, R प्लस क्या आएगा, A आएगा। कैसे आया, इस टाइप से आया। अब देखिए E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस A पूरी की घात क्या हो जाएगी, 2। समीकरण क्या हो गया हमारा, 2। अब दोस्तों हम क्या जानते हैं कि E1 देखिए, E1 इस दिशा में लग रहा, E2 इस दिशा में लग रहा, लेकिन एक ही दिशा में कार्यरत है। तो क्या लिखेंगे, E1 व E2 एक ही दिशा में, एक ही दिशा में किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत
कार्यरत है, इसलिए E1 बड़ा होगा E2 से, E1 बड़ा होगा E2 से। तो अब हम क्या निकालेंगे, इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्यों, क्योंकि E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। अब दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 को देखिए, हमने E1 और E2 के मान पहले ही निकाल चुके हैं। तो E बराबर, अब देखिए E1 का मान हमने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए पूरी की घात 2। दोस्तों E बराबर, E1 का मान हमने क्या निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए पूरे का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, E2 का मान हमने क्या निकाला है, E2 का मान हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस ए पूरी के स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम क्या ले सकते हैं, ओवेनेस्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवेनेस्ट ले ली। अब Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी, तो Q भी हमने क्या ले ली, ओवेनेस्ट। तो हमारा क्या बचेगा, 1/r माइनस ए पूरे का स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, 1/r प्लस ए पूरे का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा। अब दोस्तों चूंकि हम जानते हैं क्या, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए धन बी, और ये होता है ए ऋण बी। तो ये हो जाएगा E बराबर Q/4 पाई, हम क्या लिख सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/, इनका एलसीएम क्या आएगा, देखो एक कोष्टक में ए ऋण बी और एक कोष्टक में धन बी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, इसमें इसका त्रिक गुणा हो जाएगा और इसमें इसका त्रिक गुणा, तो आर प्लस ए पूरे का स्क्वायर माइनस है बीच में, तो क्या लग जाएगा ब्रैकेट, आर माइनस ए पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और ये लग जाएगा ब्रैकेट। अब दोस्तों हम इसे हल करते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, E बराबर क्या आया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पे हम जानते हैं क्या, क्योंकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाता है, यहाँ माइनस आ जाता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस माइनस बी पूरे का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहीं भर मान चेंज होते हैं इसमें, मतलब प्लस माइनस में, तो क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर प्लस वाली तो प्लस 2ab बी की जगह हमारा आएगा a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2ra हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इसमें क्या आएगी आर स्क्वायर माइनस 2a आर प्लस ए स्क्वायर, है ना, बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिएगा आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर, बटे कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब प्लस माइनस वाला क्रॉस हो जाता है, तो ये कट गया हमारा, तो आर से आर कट गया, ए से ए कट गया। अब हमारा बचा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बचा 2ra प्लस 2ra अपॉन क्या बचा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, है ना, पूरे का स्क्वायर। अब देखिए
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा 4RA अपॉन कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। दोस्तों मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2R इंटू 2A अपॉन क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इसके साथ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2R इंटू 2QA अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हम ऐसा लिख देते हैं 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QA अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब दोस्तों हमने इससे पहले इसी वीडियो में क्या जाना था, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QA होता है। तो हम इस 2QA की जगह हम क्या लिखेंगे P लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा E बराबर 2R है अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसकी जगह हम क्या लिख सकेंगे हम P बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये निकाला। अब आगे हम क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपॉन क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। ई बराबर ये हमारा आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों यदि अब मैं थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए यदि L मोर लेस देन R, मतलब R बहुत बड़ा हो जाए किसकी तुलना में L की तुलना में। मतलब देखो कैसे, मान लो हमने ये माना था प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश, इनके बीच की दूरी कितनी थी 2A थी। अब इसका मध्यबिंदु O था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी यहाँ A आएगा। A लेस देन मोर लेस देन क्या हो जाए R हो जाए, इस L से भी दर्शा सकते हैं लेकिन वो L की जगह हम क्या आता A आता। तो यहाँ पे A मतलब दोनों ध्रुव बहुत पास में हों और उसके मध्य बिंदु से जो बिंदु P था वो उसकी दूरी अधिक हो, मतलब R बड़ा हो जाए। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में A को क्या मान लेंगे 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा यदि A मोर लेस देन R हो तो A मोर लेस देन R मतलब A छोटा हो जाए R की तुलना में, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा 2PR अपॉन इसकी तुलना में 0 के बराबर, तो R की घात क्या हो जाएगी 2 पूरी की घात 2। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR बटे कितना हो जाएगा R की घात 4। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक R से एक R कट जाएगा तो क्या बचेगा 2P अपॉन क्या बचेगा R की घात 3। ई बराबर हमारा क्या व्यंजक आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R की पावर 3। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने अक्षीय स्थिति ज्ञात की है। यदि दोस्तों आपको वीडियो में अक्षीय स्थिति समझ में आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। दोस्तों आने वाले समय में हम पूरी फिजिक्स को हल करेंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।